नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम देखने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट में फार्मेसी एक्ट 1948 में एजुकेशन रेगुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द पावर ऑफ सेंट्रल काउंसिल टू मेक एजुकेशन रेगुलेशन? सी, टू मेक रेगुलेशन मतलब क्या है यहाँ पे? एजुकेशन रेगुलेशन। तो सेंट्रल काउंसिल की एजुकेशन रेगुलेशन बनाने की जो पावर है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। See, under Section 10 of Pharmacy Act 1948, the PCI is empowered to frame education regulation after approval of सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान में रखना, ये जो अधिकार है एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम करने का, एजुकेशन रेगुलेशन बनाने का, ये सेंट्रल काउंसिल को मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 10 के तहत मिला हुआ है। तो फिर जो पीसीआर रहता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल काउंसिल जो रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेता है और एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम करता है। देन अंडर सेक्शन 18 विथ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, PCI is empowered to make regulation on some purposes such as management of property of central council। तो ध्यान में रखना कि जो अंडर सेक्शन 18 मतलब सेक्शन 18 जो दिया गया है फार्मेसी एक्ट 1948 में, उसके तहत जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल काउंसिल जो है वो कुछ पर्पसेस के लिए रेगुलेशन बना सकता है। ये अधिकार उनको सेक्शन 18 के तहत मिला हुआ है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे सेक्शन 10 और सेक्शन 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन 10 जो है वो उसके तहत पीसीआई जो रहता है या फिर सेंट्रल काउंसिल जो रहता है वो एजुकेशन रेगुलेशन को बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद। और सेक्शन 18 जो दिया गया है फार्मेसी एक्ट 1948 में, उसका इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि जो एजुकेशन रेगुलेशन के अलावा कुछ अदर रेगुलेशंस वो बना सकता है सेंट्रल काउंसिल से रिलेटेड। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल काउंसिल, मतलब सेंट्रल काउंसिल जो रहता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी प्रॉपर्टी मैनेज करने का अधिकार उसको है, ये सेक्शन 18 के तहत। उसके बाद मैनर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, मतलब पीसीआई के जो इलेक्शन रहते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल काउंसिल के, वो जो इलेक्शन कंडक्ट करने का अधिकार उनको है, किस तरह से इलेक्शन लिए जाए ये वो डिसाइड कर सकते हैं। देन होल्डिंग मीटिंग टू फिक्स टाइम, प्लेस एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सच मीटिंग, मतलब जो पीसीआर रहता है सेंट्रल काउंसिल, उनकी मीटिंग लेना, उनके मीटिंग के टाइम, जगह और उन मीटिंग के उद्देश्य डिसाइड करने का अधिकार उसको है, पीसीआई को, सेंट्रल काउंसिल को। उसके बाद फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी, होल्डिंग मीटिंग टू फिक्स टाइम, प्लेस एंड कोरम ऑफ सच मीटिंग। तो जो एग्जीक्यूटिव कमिटी अपॉइंटेड की जाती है सेंट्रल काउंसिल द्वारा, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है, उसके फंक्शंस क्या रहेंगे, मतलब उनके कार्य क्या रहेंगे, उनके मीटिंग कब लेनी है, उनके टाइम, जगह और वो मीटिंग की जो उद्देश्य रहते हैं वो डिसाइड करने का अधिकार सेंट्रल काउंसिल को सेक्शन 18 के तहत मिला हुआ है, ध्यान में रखना। देन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कंपोजिशन, तो उसमें जो इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं, उनमें से एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनता है। तो जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, उनकी पावर और ड्यूटीज क्या रहेंगी, उनके उनके अधिकार और उनके कार्यक्षेत्र क्या रहेंगे, ये डिसाइड करने का अधिकार सेंट्रल काउंसिल को मिला है अंडर सेक्शन 18 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, ध्यान में रखना। एंड क्वालिफिकेशन, टर्म, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार, ड्रग इंस्पेक्टर एंड अदर ऑफिसर। तो जो सेंट्रल काउंसिल द्वारा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड किए जाते हैं, या फिर जो रजिस्ट्रार रहता है, रजिस्ट्रार जो सेंट्रल काउंसिल का रजिस्टर में रजिस्टर को मेंटेन करता है और उसमें नाम दर्ज करता है, वो रजिस्ट्रार, ड्रग इंस्पेक्टर या फिर अदर ऑफिसर जो रहते हैं सेंट्रल काउंसिल के, उन ऑफिसर के क्वालिफिकेशन, टर्म, उनकी पावर क्या रहेगी, उनकी ड्यूटीज क्या रहेगी, ये डिसाइड करने का अधिकार भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, दैट इज सेंट्रल काउंसिल को, सेक्शन 18 के तहत मिला हुआ है। ध्यान में रखना, सेंट्रल काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रल काउंसिल एजुकेशन रेगुलेशन बना सकता है और अंडर सेक्शन 18 उसको, उसके सेंट्रल काउंसिल की जो प्रॉपर्टी से लेके बाकी जो रोल रहता है उस पर रेगुलेशन बनाने का अधिकार मिला हुआ है। देन एजुकेशन रेगुलेशन, एजुकेशन रेगुलेशन, तो एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पीसीआई ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया। तो अब एजुकेशन रेगुलेशन रहता क्या है? सो अंडर सेक्शन 10 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, पीसीआई इज एम्पावर्ड टू फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशन आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो हमने देखा कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम करता है सेक्शन 10 का इस्तेमाल करके। एंड दिस एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द फार्मासिस्ट। ध्यान में रखना,
फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए एजुकेशन का, ये प्रिस्क्राइब कौन करता है? एजुकेशन रेगुलेशन। मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि डी फार्म से लेके फार्म डी तक, मतलब डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म और फार्म डी, ये चारों भी कोर्सेज ऑल इंडिया में जितने भी रन होते हैं, जितने भी कॉलेजेस में, इनके सिलेबस से लेके, इनके एडमिशन प्रोसीजर से लेके, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से लेके एग्जामिनेशन तक, रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन तक, सारी प्रोसीजर जो है वो एजुकेशन रेगुलेशन में दी गई रहती है, ध्यान में रखना। सो फर्स्ट वन, क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, ये एजुकेशन रेगुलेशन में बताया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, ये एजुकेशन रेगुलेशन में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया रहता है, मतलब दिया गया रहता है। देन अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब जो इंस्टीट्यूशन डी फार्म, बी फार्म या फिर जो भी फार्मेसी कोर्सेज चला रहे हैं उनको अप्रूवल देना, ये पीसीआई के हाथ में रहता है और ये एजुकेशन रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उनको अप्रूवल देना, ये भी एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है। देन एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन द डी फार्म फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एग्जामिनेशन, मतलब डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एग्जाम के लिए अपियर होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, ये सारी कंडीशन और ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो एजुकेशन रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किया गया है। देन पीरियड एंड अदर कंडीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो जैसे कि आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं या फिर फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है डी फार्म फर्स्ट ईयर का, तो उनमें फार्माकोग्नोसी में 75 आवर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है और 75 आवर्स थ्योरी के लिए रहते हैं। तो ये पीरियड और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जो ये है कंडीशंस है वो ऑलरेडी एजुकेशन रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब की है। मतलब आपका सिलेबस से लेके, जैसे मैंने बताया ना, सिलेबस से लेके एग्जामिनेशन तक सारा एजुकेशन रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किया हुआ रहता है। देन नेक्स्ट, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन, मतलब जो इंस्टीट्यूशन डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म या फिर फार्म डी कोर्सेज चला रहे हैं उनके लिए वो इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से इक्विपमेंट और फैसिलिटी रहनी चाहिए, ये इसमें एजुकेशन रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन कंडीशन टू बी फुलफिल बाय एग्जामिनिंग अथॉरिटी, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी रहती है उन्होंने कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, ये भी एजुकेशन रेगुलेशन में दिया गया है। एंड द लास्ट वन, कंडीशन टू बी फुलफिल बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, ये सारी चीजें एजुकेशन रेगुलेशन में दी गई। तो ध्यान में रखना, एजुकेशन रेगुलेशन इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ फार्मेसी एक्ट बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और सेंट्रल काउंसिल आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द फार्मासिस्ट एंड विच इंक्लूड ऑल दिस पॉइंट्स। सो आई होप सो ये आपकी समझ में आए। देन नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग एजुकेशन रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट देयरिन, मतलब किस तरह से एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम किया जाता है, मतलब वो बनाया कैसे जाता है। फ्रेमिंग मतलब क्या, बनाना। तो एजुकेशन रेगुलेशन किस तरह से बनाया जाता है और उसमें अमेंडमेंट किस तरह से किया जाता है। अमेंडमेंट देयरिन, उसमें अमेंडमेंट जो होता है, अमेंडमेंट मतलब क्या, अमेंडमेंट मीन्स फॉर्मल अल्टरेशन इन प्रीवियस लॉ, या फिर जो कानून रहता है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड कानून रहता है, वो कानून में अगर आपको बदलाव करना है तो बदलाव करने के लिए किस तरह की प्रोसीजर रहती है, या फिर बदलाव जो किया जाता है उसको अमेंडमेंट बोला जाता है। ध्यान में रखना, अमेंडमेंट मतलब क्या, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ में जो बदलाव किया जाता है उसको अमेंडमेंट बोला जाता है। सी किस तरह से एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम किया जाता है। तो अंडर सेक्शन 10 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 देयर इज अ प्रोविजन फॉर फ्रेमिंग एजुकेशन रेगुलेशन फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन। तो फार्मेसी इंस्टीट्यूशन कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम किया जाता है अंडर सेक्शन 10 के तहत। ध्यान में रखना, ये मैं हैमरिंग क्यों कर रहा हूँ सेक्शन 10 का, क्योंकि इस पे सवाल पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बेस्ड सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे ड्रग इंस्पेक्टर से लेके केमिस्ट, फार्मासिस्ट की जो एग्जामिनेशन रहती है उनमें सवाल पूछा जा सकता है कि एजुकेशन रेगुलेशन किस सेक्शन के तहत फ्रेम किया जाता है। तो ध्यान में रखना, अंडर सेक्शन 10 of Pharmacy Act 1948, education regulation is framed after approval of central government, and this education regulation control and regulate pharmacy institution in India. See, education regulation prescribe minimum standard of education required for qualification as a pharmacist, जो ऑलरेडी हमने देखा कि किस तरह से, मतलब एजुकेशन मिनिमम स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए फार्मासिस्ट बनने के लिए, ये एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है। So before submitting education regulation for approval of central government, a copies of draft of education regulation is forwarded to all the state, and the state government are required to send comment on the copy of draft.
तो क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोसीजर क्या रहती है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रहता है, सेंट्रल काउंसिल, वो एजुकेशन रेगुलेशन क्या करता है, फ्रेम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बाद में। पहले पीसीआई क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेगा, एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम करेगा। एजुकेशन को रेगुलेशन फ्रेम करने के बाद में उसकी जो कॉपीज है, वो ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, ड्राफ्ट मतलब क्या, जो कोई भी कानून पास होने से पहले जो कानून की जो कॉपी रहती है उसको ड्राफ्ट बोला जाता है। तो वो ड्राफ्ट इंडिया के जितने भी स्टेट है उन स्टेट को भेजा जाता है, ताकि उनके ऊपर उनकी कमेंट, उनकी राय, उनकी सजेशन लिए जा सके। तो ध्यान में रखना, ए कॉपी ऑफ ड्राफ्ट ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन इज सेंड टू ऑल द स्टेट इन इंडिया एंड ask for their comment on draft of education regulation. Then after considering the comment on draft of education regulation, the central council shall be submitting the draft of education regulation to the central government for final approval. तो सभी राज्यों से जो ड्राफ्ट भेजा था, वो ड्राफ्ट पे उनके कमेंट या फिर उनके सुझाव सुनने के बाद में सेंट्रल काउंसिल क्या करता है कि वो एजुकेशन रेगुलेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए भेज देता है। एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद में जो एजुकेशन रेगुलेशन रहता है उसको ऑफिशियल गैजेट में डिस्प्ले किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो इस तरह से एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम किया जाता है और उसमें अमेंडमेंट भी इसी प्रकार से किया जाता है। ध्यान में रखना, सेक्शन 10 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन रेगुलेशन बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद। उसके बाद में उसकी कॉपीज जो है वो एक कॉपी हर स्टेट को भेजी जाती है। इंडिया में जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य है, उनको एजुकेशन रेगुलेशन की ड्राफ्ट की कॉपी भेजी जाती है। उसके बाद में उनके कमेंट, उनकी राय, उनके सुझाव उस पर सुने जाते हैं। उसके बाद में सेंट्रल काउंसिल क्या करता है, इफ नेसेसरी उसमें चेंजेस करने हैं तो करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में उसको अप्रूवल के लिए भेज देता है। एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर पब्लिश कर देता है। तो इस तरह से एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम किया जाता है, वो इसी प्रोसीजर से उसमें अमेंडमेंट भी होता है। देन नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन टू द स्टेट। तो अब एजुकेशन रेगुलेशन तो फ्रेम किया सेंट्रल काउंसिल ने, उसको पास भी किया, उसके बाद में उसको पब्लिश भी किया, लेकिन वो लागू होना चाहिए हर स्टेट में, हर राज्य में, भारत के हर राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में वो लागू होना चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, सी आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट काउंसिल under chapter 3 and after consultation with state council, the state government at any time by notification in official gazette declare ER means education regulation shall take effect in the state। मतलब क्या, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट काउंसिल मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन करने के बाद में चैप्टर 3 में कंडीशन दी गई। ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। चैप्टर 3 जो रहता है फार्मेसी एक्ट 1948 का, उसके तहत स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन किया जाता है और उसके स्टेट फार्मेसी काउंसिल के गठन के बाद में स्टेट गवर्नमेंट एनी टाइम ऑफिशियल गैजेट में डिस्प्ले करके एजुकेशन रेगुलेशन को लागू कर सकता है। इफ हाउएवर मतलब अगर नहीं करता, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से स्टेट काउंसिल का गठन होने के बाद में भी एजुकेशन रेगुलेशन को लागू नहीं करता, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। सो इफ हाउएवर नो सच डिक्लेरेशन has been made, the education regulation shall take effect in the state after 3 years from the date of constitution of state council। अगर कोई स्टेट एजुकेशन रेगुलेशन को स्टेट काउंसिल बनाने के बाद में भी लागू नहीं करता, तो जिस डेट से स्टेट काउंसिल, जिस डेट में स्टेट काउंसिल का गठन किया गया है, स्थापना की गई है, उस डेट से 3 साल के बाद में उस राज्य में ऑटोमेटिकली जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो लागू हो जाता है। तो इस तरह से ये जो एजुकेशन रेगुलेशन है ये अप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है या फिर राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में, इस तरह से एजुकेशन रेगुलेशन को लागू किया जाता है। तो ध्यान में रखना ये सारी प्रोसीजर। आज हमने क्या देखा, पावर ऑफ सेंट्रल काउंसिल टू मेक एजुकेशन रेगुलेशन, मतलब सेंट्रल काउंसिल को एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम करने का अधिकार मिला हुआ है, पावर मिली हुई है। उसके बाद में किस तरह से वो एजुकेशन रेगुलेशन क्या रहता है, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किया है फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, उसके एजुकेशन का, तो वो दिया गया है, वो हमने स्टडी किया। उसके बाद में हमने देखा प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग एजुकेशन रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट देयरइन, मतलब क्या किस तरह से एजुकेशन रेगुलेशन बनाया जाता है और उसमें बदलाव किए जाते हैं, और किस तरह से लास्ट में किस तरह से एजुकेशन रेगुलेशन हर स्टेट में, हर राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाता है, उसकी प्रोसीजर क्या है। तो ये सारे 4 पॉइंट हमने आज देखे। आई होप सो ये सारी आपकी समझ में आए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।